हेलो एवरीवन, आप सब लोगों का स्वागत है साइंस स्टडी यूट्यूब चैनल पे। और मैं हूं आपका जैद सर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं साइंस का गाला 2026 का पेपर नंबर 2 सॉल्यूशन, जो कि होगा सेक्शन ए के ऊपर। पेपर नंबर 1 का जो सॉल्यूशन है ऑलरेडी हमारे बुक के अंदर दिया हुआ है, तो मैं आपको पेपर 2 से सॉल्यूशन दूंगा। वन बाय वन हर एक पेपर के सॉल्यूशन आपको मिलते रहेंगे। आपको बस एक काम करना है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जिससे क्या होगा कि मैंने अगर जैसे सॉल्यूशन डाला तो आप लोगों के हाथ में वो सॉल्यूशन मिल जाएगा आप लोगों को, और आपके दोस्त जिनको ये चीज की जरूरत है उनके साथ भी इसको शेयर कीजिएगा। चलिए चलिए सेक्शन ए के अंदर पहले आता है एमसीक्यू। तो हम एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन प्रोपेनॉन। स्पेलिंग मिस्टेक है, लास्ट में ई नहीं लगाया। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है OH, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है CHO, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है COOH, ऑप्शन डी दिया हुआ है C डबल बॉन्ड O। तो देख लो यहाँ पे जो पहला वाला ऑप्शन जो है OH वो अल्कोहल ग्रुप का है, CHO जो है ऑप्शन नंबर बी वो अल्डिहाइड ग्रुप का है, सी ऑप्शन जो है COOH वो है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप। तो C डबल बॉन्ड O जो है वो हमारा कीटोन ग्रुप का है। तो अभी यहाँ पे प्रोपेनॉन दिया हुआ है। प्रोपेनॉन की स्पेलिंग के पीछे देखो क्या लिखा हुआ है, प्रोपेनॉन। तो यहाँ पे ई नहीं लगाया हुआ, लास्ट में ONE जब लिखा होता है तो कीटोन ग्रुप की बात होती है। तो हमारा जो आंसर आएगा फर्स्ट वन का वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जो है C डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना। फंक्शनल ग्रुप को पहचानने के लिए आपके लास्ट में हमें देखना है, यहाँ पे सफिक्स में देखना है ONE दिया हो तो। अगर OL दिया हुआ है तो वो रहेगा OH ग्रुप वहां पे रहेगा। अगर वहां पे दिया हुआ है OIC और एसिड लिखा हुआ है तो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला रहेगा। अगर यहाँ पे AL दिया हुआ है लास्ट में तो अल्डिहाइड का रहेगा। ठीक है, चलो अभी आते हैं सेकेंड वन के अंदर, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल इंडिकेटर। आर्टिफिशियल इंडिकेटर का मतलब क्या होता है कि ऐसा इंडिकेटर जिसको ह्यूमन बीइंग के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है टर्मरिक। टर्मरिक तो कुदरती ये नेचुरल इंडिकेटर हुआ। ऑप्शन नंबर बी लिटमस, वो भी हमें कहां से मिलता है, लिकेन में से मिलता है, तो वो भी क्या हुआ हमारा नेचुरल इंडिकेटर। ऑप्शन नंबर सी जो है वो है ओनियन, तो ओनियन भी एक तरीके का नेचुरल इंडिकेटर हुआ। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा वो है फिनोफ्थैलिन, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट रहेगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट रहेगा सेकेंड वन के अंदर, फिनोफ्थैलिन। चलो अभी आते हैं थर्ड वन पे। थर्ड वन क्या है, three resistors of resistance 5 ohm, 10 ohm and 15 ohm are connected in parallel, then the equivalent resistance of the circuit would be option number A less than 5 ohm, option number B more than 15 ohm, ऑप्शन नंबर सी लेस देन 30 ओम, या ऑप्शन नंबर डी इक्वल टू 30 ओम। देख लो यहाँ पे हमें सॉल्यूशन करना पड़ेगा कि हमारा जो तीनों रजिस्टर है वो पैरेलली कनेक्टेड है और इसका पहले हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना पड़ता है। चलो देखते हैं कैसे करेंगे। तो हमारा जो पैरेलल रेजिस्टेंस अगर कनेक्टेड है तो उसका फॉर्मूला होता है R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो हमारा R1 क्या है 5, R2 क्या है हमारा 10 और R3 जो है हमारा 15। चलिए अभी यहाँ पे इनका हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो इसका एलसीएम आएगा 30, तो 30 आ गया, तो इन सबको मुझे डिनोमिनेटर में 30 बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करूंगा और यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये होगा 6/30 प्लस 1 3 जा 3/30 प्लस 1 2 जा 2/30। देख लीजिए, अगर आपको एलसीएम निकालना नहीं आता तो मैंने चैनल के अंदर मैंने एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं उसका भी वीडियो बनाया हुआ है, जरूर जाके चेकआउट कीजिएगा। चलो तो हमारा 6 + 3 + 2 कितना होता है 11 डिवाइड बाई 30, ये होता है 1/R इक्विवेलेंट। 1/R इक्विवेलेंट, तो R इक्विवेलेंट कितना होगा 30/11। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 2.72 समथिंग कुछ आएगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो R इक्विवेलेंट जो है वो किससे कम हुआ। तो ऑप्शन के हिसाब से जो हमारा ऑप्शन ए जो है वो सही ऑप्शन होगा कि हमारा जो R इक्विवेलेंट है वो लेस देन 5 ओम है। तो हमारा आंसर क्या रहेगा इसका, ऑप्शन नंबर ए लेस देन 5 ओम। ये हमारा
क्वेश्चन 3 का आंसर रहेगा। ठीक है, चलो अभी फोर्थ वन पे आते हैं। फोर्थ वन क्या क्वेश्चन कह रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए हमें इन चारों ऑप्शन में से एक सही जवाब ढूंढना है। तो ऑप्शन को देखने से पहले रिएक्शन को देखते हैं। ये रिएक्शन कुछ जानी पहचानी है, सही सोच रहे आप, फोटोसिंथेसिस की। ठीक है ना, तो हमें ये तो याद ही होना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस इक्वेशन के अंदर कार्बोहाइड्रेट जो है हमारा, उसका फॉर्मूला क्या रहेगा। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, C6H12O6। फोर्थ वन का आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, C6H12O6 वो आपका आंसर रहेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला टॉपिक जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 1 मार्क में, 2 मार्क में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। किस तरीके से पूछ रहे थे एग्जाम के अंदर कि इक्वेशन लिखिए और उसका इवेंट्स बताइए। तो 3 इवेंट्स बुक में दिए हुए, ठीक है, उसको भी याद रखना पड़ेगा आप लोगों को। चलिए अभी 5th क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, और इंटरेस्टिंग भी है साथ में। महेश हैज नो मैच बॉक्स टू बर्न अ पेपर। महेश नाम का एक लड़का है, उसे पेपर जलाना है, तो उसके पास मैच बॉक्स नहीं है। What can be used at डे टाइम टू बर्न द पेपर। तो कौन सी चीज का इस्तेमाल करेगा सुबह के टाइम पे उस पेपर को जलाने के लिए। अगर आप सोच रहे हैं कि बाजार में जाके मैच बॉक्स लेके आएगा, हमें वैसा सोचना नहीं है, हमें इस 4 ऑप्शन में से कोई एक आंसर सोचना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ऑप्शन नंबर बी कॉन्वेक्स मिरर, ऑप्शन नंबर सी कॉनकेव मिरर, ऑप्शन नंबर डी कॉन्वेक्स लेंस। देख लीजिए इसका आंसर आएगा कॉन्वेक्स लेंस। क्यों ऐसा है देख लीजिए, मैं बता देता हूं, पहले मैं आंसर लिख देता हूं 5th वन का। ऑप्शन नंबर डी कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, अब देख लीजिए जो कॉन्वेक्स लेंस हमारा जो होता है उसकी प्रॉपर्टी ये होती है वो कन्वर्जिंग लेंस है। वो जितनी भी रे ऑफ लाइट उसमें जब आएगी तो पूरा कन्वर्ज कर लेगी और एक जगह पे फोकस करेगी, और जैसे एक जगह पे फोकस करेगी तो वहां पे टेम्परेचर बढ़ जाएगा और जलने लगेगा। जबकि जो मिरर्स होते हैं उसके वहां पे क्या होता है, जो पीछे का साइड जो होता है वो क्या होता है, शेडेड होता है। तो लाइट का तो ट्रांसफर होना एक पॉइंट से दूसरी जगह से, मतलब एक सरफेस से दूसरी सरफेस से निकलना पॉसिबल ही नहीं है। जबकि अगर हम ग्लास स्लैब की बात करें तो ग्लास स्लैब का जो स्ट्रक्चर है ना वो पूरा का पूरा अलग है लेंस से, क्योंकि वो कन्वर्ज नहीं करती लाइट को एक जगह पे। ठीक है, चलिए अभी आते हैं 6 वाले क्वेश्चन पे। व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन फॉर ए यंग एडल्ट विथ अ नॉर्मल विजन। अगर कोई इंसान यंग है तो उसका नियर पॉइंट क्या होगा ये कह रहे हैं। ऑप्शंस कह देता हूं मैं, 25 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 2.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी 2.5 मीटर। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी 25 सेंटीमीटर, जो कि है 25 सेंटीमीटर। देख लीजिए अभी यहाँ पे हमारे जो एमसीक्यूज जो थे वो खत्म हो गए। अब एमसीक्यू के बाद हमें क्या पढ़ना है, एफआईबी। चलिए उसके पहले मैं बोर्ड रफ कर देता हूँ। अभी हम 7th वन पे, एफआईबी के अंदर 7th वन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या है, blank is used as a preservative in achars and pickles used in market। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मार्केट के अंदर पिकल्स या फिर हम कहें अचार, उसको प्रिजर्व करने के लिए, मतलब होता है कि लंबे टाइम तक उसको रखने के लिए हम कौन सी चीज का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शंस दिए हुए हैं हमारे सामने। ऑप्शन ए फिल इन द ब्लैंक्स में 3 ऑप्शन होते हैं, एसिटिक एसिड, ऑप्शन बी ईस्टर, ऑप्शन सी अल्कोहल। देख लीजिए पहले मैं तीनों ऑप्शन को एक्सप्लेन कर देता हूँ। अल्कोहल जो है वो बेवरेज के अंदर इस्तेमाल करते हैं, ईस्टर जो है वो फ्लेवर है, फ्लेवरिंग में इस्तेमाल करते हैं। तो बचा क्या, एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड को हम इस्तेमाल करते हैं पिकल्स के अंदर। ठीक है, तो हमारा 7th वन का आंसर आएगा एसिटिक एसिड, जिसको हम कॉमनली विनेगर भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम, विनेगर कहते हैं। चलिए आगे बढ़ने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल के अंदर बहुत सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, गए साल की पेपर सॉल्यूशन है, बहुत सारे चैप्टर्स भी एक्सप्लेन किए हुए हैं, साइंस एक्सपेरिमेंट्स भी है, बेसिक मैथ्स के भी वीडियोस बनाए हुए हैं। ठीक है, 8th वन पे आते हैं। 8th वन क्वेश्चन क्या है, 1 kWh। देखो kWh जब लिखा हो समझ जाना है यूनिट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, यूनिट की बात हो रही है। तो 1 यूनिट कहो या फिर 1 kWh कहो, इज इक्वल टू हाउ मच जूल। तो सही आंसर इसका रहेगा 3.6 इंटू 10⁶। इसका सही आंसर है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। 9th वन क्वेश्चन क्या है, द प्रोसेस ऑफ ओपनिंग
एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा इज कंट्रोल्ड बाय, देखो स्टोमाटा तो आपको कौन से पता ही होगा, ठीक है, ये उसमें क्या होता है, ओपनिंग का मतलब क्या होता है कि स्टोमाटा ओपन हुआ तो उसमें से एक्सचेंज ऑफ गैसेस प्लेसेस होती है, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस भी स्टोमाटा से होता है, ठीक है। क्लोजिंग का मतलब क्या हुआ कि अब वहां से एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होगा, इतना क्लियर हो गया आप लोगों को। तो वो ओपनिंग एंड क्लोजिंग करने के लिए कौन हेल्प करता है, तो उसका ऑप्शन दिया हुआ है सीव सेल्स नहीं, नर्व सेल नहीं, ठीक है, तो बचा क्या, गार्ड सेल, ठीक है ना, क्या आएगा आंसर, गार्ड सेल, गार्ड सेल्स, ठीक है। 10th वन क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ब्लैंक साइंटिस्ट वाज द फर्स्ट टू कंडक्ट सिस्टमेटिक एक्सपेरिमेंट्स फॉर द स्टडी ऑफ हेरिडिटी, हेरिडिटी की स्टडी के लिए कौन सा ऐसा साइंटिस्ट है जिसने एक सिस्टमेटिक एक्सपेरिमेंट किया, तो यहाँ पे 3 नाम दिए हुए हैं, पहला नाम है मॉर्गन का, सेकंड नाम है डार्विन का, और थर्ड नाम है मेंडल का। तो आपका सही जवाब यहाँ पे आएगा मेंडल, ठीक है ना, आपका क्या आंसर आएगा, मेंडल। मेंडल जो है उसको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा गया है, उन्होंने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया हुआ है मेंडल्स ने, ठीक है। तो आगे जाके अभी के टाइम में उसको कहते हैं मेंडल्स लॉ, क्या कहते हैं उसको, मेंडल्स लॉ कहते हैं, ठीक है। तो ये जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सिस्टमेटिक एक्सपेरिमेंट किया था हेरिडिटी को समझने के लिए, किस पे किया था पता है आपको, पी प्लांट पे। 11th वन क्वेश्चन पे आते हैं। ब्लैंक इज द एसआई यूनिट टू मेजर पावर ऑफ अ लेंस, देखो यहाँ पे याद रखना है, पावर इलेक्ट्रिसिटी में भी आता है, पावर लेंस वाले चैप्टर में भी, मतलब कि ऑप्टिक्स वाले चैप्टर में भी आता है। तो अगर पावर आता है इलेक्ट्रिसिटी वाले के अंदर तो बोलना है वाट, उसका यूनिट रहेगा। अगर पावर ऑफ लेंस लिखा हुआ है तो आंसर आएगा डायोप्टर, क्या आएगा आंसर, डायोप्टर। 12 ब्लैंक इज एन एलॉय ऑफ लीड एंड टिन, इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो हमें बताता है कि भाई वो है ना लीड और टिन को मिक्स करके बनाया हुआ है, ठीक है। तो सही आंसर रहेगा सोल्डर, क्या रहेगा, सोल्डर। ब्रास जो है ना, ब्रास वो बना हुआ है कॉपर प्लस जिंक, ठीक है, और जो ब्रोंज जो होता है ना वो बनता है कॉपर प्लस टिन। और सोल्डर की एक खास बात यह है कि वो इलेक्ट्रिक सर्किट या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में एक बॉन्ड बनाने का काम करता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है, ठीक है, याद रखना आप लोगों को। चलिए यहाँ पे हमारी FI भी कंप्लीट होती है, अब हमें राइट और रॉन्ग या फिर आप कहते हैं ट्रू और फॉल्स अभी पढ़ने हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। तो 13th वन क्वेश्चन जो है जो कह रहा है कि सोल्डर एन एलॉय ऑफ लीड एंड टिन हैज अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने एक्सप्लेन किया कि सोल्डर का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ये लोग कह रहे हैं कि हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, भाई फॉल्स आएगा। अभी 14th वन पढ़ते हैं। मेल हैव नॉर्मल साइज्ड Y क्रोमोसोम एंड शॉर्टर X क्रोमोसोम, सही कि गलत, बिल्कुल गलत। हमारा जो मेल होता है ना, मेल, उसके अंदर जो X क्रोमोसोम होता है ना वो लॉन्गर होता है और Y क्रोमोसोम शॉर्टर होता है, जबकि हमारे यहाँ पे क्वेश्चन में इसको उल्टा दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आएगा हमारा फॉल्स। 15th वन पढ़ लेते हैं। द वेवलेंथ ऑफ रेड कलर ऑफ लाइट इज अबाउट 1.8 टाइम्स देन दैट ऑफ द ब्लू कलर ऑफ लाइट, ट्रू आएगा। चलिए मैं इसका रीजन बता देता हूं आप लोगों को। देख लीजिए, जो हमारा रेड कलर का जो वेवलेंथ होता है ना वो होता है 700 नैनोमीटर, और जो ब्लू कलर जो होता है ना उसका वेवलेंथ वो होता है 400 नैनोमीटर। अब इन दोनों को अगर हम डिवाइड करें ना, 700 डिवाइड बाय 400, तो हमारा आंसर आएगा अराउंड 1.75, जो कि अंदाजित होता है 1.8, ठीक है। तो आपको याद रखना है ये, as the pH value of a solution increases from 7 to 14, it's represent a decrease in concentration of H plus ion। ये कह रहे हैं ऐसा है कि अगर pH वैल्यू 7 से पहुंच गई 14 की तरफ तो H प्लस आयन जो होते हैं वो डिक्रीज होते हैं, तो ये बिल्कुल सही जवाब है। तो सर बढ़ क्या रहा है, बढ़ते हैं OH माइनस आयन, तभी तो हम कहते हैं कि जैसे आप
7 से आगे जाएंगे तो हमारा जो सॉल्यूशन होता है वो कैसा बन जाता है, सॉल्यूशन बन जाता है बेसिक, ठीक है ना। और 7 से नीचे जाते हैं तो बन जाता है एसिडिक। तो जब आपका सॉल्यूशन बेसिक बन रहा है तो बेसिक के अंदर H प्लस आयन तो होंगे पर कम होंगे, तो ये यहाँ पे सही कह रहे हैं, यहाँ पे आएगा ट्रू। देख लीजिए यहाँ पे हमारा जो ट्रू फॉल्स जो है वो खत्म होते हैं। अब हमें पढ़ना है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एज डायरेक्टेड, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, चलिए पढ़ते हैं। Which part of the hindbrain is responsible for maintaining the posture and the balance of the body? तो हमारा जो हिंड ब्रेन होता है उसके अंदर बॉडी पोस्चर को बैलेंस करने का काम कौन करता है, ठीक है ना। बॉडी पोस्चर को मेंटेन और बैलेंस करने का काम कौन करता है, तो एक ही उसका जवाब आता है, वो होता है सेरेबेलम। 18th वन पे आते हैं। What is the process of transmission of characters from one generation to the other generation called? एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जब कैरेक्टर्स या फिर ट्रेट्स ट्रांसफर होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उसे एक ही चीज कहते हैं, हेरिडिटी। डेफिनेशन है। 19th वन पे आते हैं। 19th वन जो है वो एक तरीके ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर से आपको गलत ढूंढना है, 3 ऑप्शन में से उसका 1 मार्क्स मिलेगा। तो है फाइंड एंड राइट द मिसमैच्ड पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑप्शन ए जो है आईबॉल आई लेंस, हाँ आईबॉल के अंदर आई लेंस होती है, ठीक है। सेकंड रेटिना स्क्रीन ऑफ आई, सही बात है, रेटिना स्क्रीन ऑफ आई है। सी कॉर्निया वेरिएबल एपर्चर, नहीं, कॉर्निया क्या होता है, वहां पे रिफ्रैक्शन होता है, फर्स्ट लेयर ऑफ द आई। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी जो है वो वैसे गलत है पर यहाँ पे आपको लिखना वही है, तभी आपको आंसर के मार्क्स मिलेंगे। 20 पे आ जाते हैं। आई मेजर द इलेक्ट्रिक करंट, मैं इलेक्ट्रिक करंट मेजर करता हूं। विच डिवाइस एम आई, तो मैं कौन सा डिवाइस हूँ, ये एक रिडल है। तो इलेक्ट्रिक करंट मेजर करने के लिए एक ही डिवाइस इस्तेमाल किया जाता है जो कि है एमीटर। अभी यहाँ पे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। अभी हमें मैच द फॉलोइंग करने, ठीक है। 4 मैच द फॉलोइंग है, बहुत ही सिंपल से है, देख लीजिए। फर्स्ट वन जो है 21 वाला, उसके अंदर बोला है रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन तो हमें पता है कि रिफ्लेक्स एक्शन मतलब के जो कि बहुत ही तुरंत सडन होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सामने देखते हैं, मेडुला ओब्लोंगेटा, नहीं वो तो इनवॉलंटरी एक्शन है। स्पाइनल कॉर्ड, बाद में फोरब्रेन वॉलंटरी एक्शन के लिए, तो हमारा आंसर क्या आएगा, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड से ही क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन होता है। सेकेंड वन जो है इनवॉलंटरी एक्शन, तो ऑप्शन नंबर ए ही आएगा आंसर, मेडुला ऑब्लोंगेटा। अभी आते हैं 23 पे। 23 क्या है, सेकेंड ट्रोपिक लेवल और थर्ड ट्रोपिक लेवल। 24 वाला क्वेश्चन है, देख लीजिए, ये आपको मैं समझाता हूँ। देखो यहाँ पे बोर्ड पे एक ड्राइंग बना के, ये पिरामिड होता है, हमारे चैप्टर में दिया हुआ है। ये यहाँ पे होता है प्रोड्यूसर, फिर आता है प्राइमरी कंज्यूमर, फिर आता है सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर आता है टर्सरी कंज्यूमर, ठीक है। ये हमारा पिरामिड किस तरीके से, तो पहला वाला जो है ना, इसको कहते हैं फर्स्ट ट्रोपिक लेवल। सेकेंड वाला जो है उसको हम सेकेंड ट्रोपिक लेवल कहते हैं, बाद में आएगा थर्ड ट्रोपिक लेवल, और उसके बाद आएगा फोर्थ ट्रोपिक लेवल। तो यहाँ पे हमें कहते हैं सेकेंड ट्रोपिक लेवल। सेकेंड ट्रोपिक लेवल मतलब ये वाला रहा। तो सेकेंड ट्रोपिक लेवल पे क्या दिया हुआ है, पीसी प्राइमरी कंज्यूमर, ऑप्शन दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, लिख दो प्राइमरी कंज्यूमर। 24th क्वेश्चन दिया हुआ है थर्ड ट्रोपिक लेवल। थर्ड ट्रोपिक लेवल उसके ऊपर है, क्या है उसके सामने आंसर, सेकेंडरी एससी, मतलब सेकेंडरी कंज्यूमर यहाँ पे आंसर आएगा, दिया हुआ ऑप्शन बिल्कुल दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमारा सेक्शन ए पेपर नंबर 2 का सॉल्यूशन होता है कंप्लीट। आगे नए आने वाले वीडियो के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिसकी वजह से जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपके हाथों में वो वीडियो आ जाए और आपको पता चल जाए क्या है सॉल्यूशन।